हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पुस्तक की, जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका लेसन नंबर 4 और ये क्लास 10th का सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जो वैश्वीकरण है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है या फिर इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये सब क्या होती हैं, इसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। जो वैश्वीकरण है इसका मूल रूप में अपना एक अलग ही अस्तित्व है। वैश्वीकरण का अर्थ ये होता है कि जो एक किसी देश की अर्थव्यवस्था है उसका जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत है या नहीं। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश के अर्थव्यवस्था को जोड़ने को या एकीकृत करने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि भारत है, हमारा जो भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देश के बीच व्यापारी प्रतिबंधों को हटाना। जो व्यापारिक प्रतिबंध है, व्यापारिक मसलों पर जो रोक टोक लगाई जाती हैं उन सभी को हटाना। कभी व्यापारिक मसलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा उदारीकरण के अंतर्गत। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। अब बहुराष्ट्रीय मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है, राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र में। बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय का अर्थ है बहुत सारे राष्ट्रों के अंतर्गत, बहुत सारे राष्ट्रों में। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका एक मूल अस्तित्व होता है कि वो इंडियन है, अमेरिकन है या फिर फ्रेंचीज है, जहाँ की भी कंपनी है वो उन देशों में तो होती ही है, लेकिन उनको राष्ट्रीय मान्यताओं के साथ साथ अलग अलग राष्ट्रीय दूसरे देशों के भी मान्यताएं प्राप्त होती हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में भी वो अपनी कंपनियों का संचालन करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं जिनकी ब्रांचेस, शाखाएं बहुत सारे विश्व के बहुत देशों में फैली होती हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अपने उत्पादन पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करते हैं ये देखेंगे। पहला पॉइंट है स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। जो स्थानीय कंपनियां, आसपास की जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलजुल कर संयुक्त रूप से एकत्रित होकर उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेश, धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। जो अब ये संयुक्त उत्पादन वाली कंपनियां होती हैं, स्थानीय कंपनियों को सहारा देती हैं, वो अतिरिक्त निवेशक खर्चा अतिरिक्त करते हैं, उनमें इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं मतलब सहायता देते हैं। धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। उन जो संयुक्त उत्पादन कंपनियों के द्वारा जो स्थानीय कंपनियां हैं वो भी अस्तित्व में आने लगती हैं। इस टॉपिक का मतलब है। फिर सेकंड पॉइंट है स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। जो स्थानीय कंपनी है उसे या तो कोई कंपनी, बड़ी कंपनी खरीद लेती है और फिर उत्पादन करती है। तीसरा पॉइंट है छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। जो छोटे उत्पादक हैं, घरेलू उत्पाद होते हैं या फिर छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादन प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर करती हैं कि हाँ हमें ये सामान चाहिए, आप उत्पादित करके हमें बेच सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों से डील करती रहती हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ
साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं, जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। जो स्थानीय कंपनियां हैं वो अभी अस्तित्व में नहीं है। जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं अभी उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है इस दुनिया में, या फिर बहुत सारे लोग नहीं जानते उनको। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय मान्यताएं जिन कंपनियों को प्राप्त हैं, वो कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों को या तो खरीद लेते हैं और ख़रीद कर उन कंपनियों के नाम को भी आगे बढ़ाते हैं अपने साथ सम्मिलित करके, या फिर उन कंपनियों को ऑर्डर देते हैं सामानों का, और वो छोटी कंपनियां, कुटीर उद्योग वाले जो लोग हैं, वो उत्पादित करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच देते हैं, जिससे वे छोटी छोटी कंपनियां भी अस्तित्व में आने लगी हैं। और ये कंपनियां काफ़ी दुरुस्त होती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्हें भी अस्तित्व में लाने का प्रयास कर रही हैं। विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। अब ये विदेश व्यापार क्या है, बाज़ारों का एकीकरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात। विदेश व्यापार क्या है? एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात करना। जो मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत भी जो बहुत सारे देश है, जैसे रूस है, चाइना के साथ उतना डील होता नहीं है, अमेरिका था पहले, ये सारे देशों के साथ डील करता है भारत। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे कॉटन हो गया, हमारे यहाँ कपास बहुत होता है, ज़्यादातर कपास यहाँ से निर्यात से दूसरे देशों को भेजा जाता है। या फिर कुछ सेवाएं हो गई, जैसे होटल, या फिर जब विदेशी लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो भारत द्वारा होटल की सुविधा, रहने खाने पीने, ये सब की सुविधाएं जो दी जाती है वो सेवाएं हैं। तो सेवाएं आयात या निर्यात की जाती हैं, और वस्तुएं भी बेची खरीदी, ये सब व्यापार के अंतर्गत आता है। ये विदेशी व्यापार हो जाता है। विदेशी व्यापार मतलब ये तो आपस में व्यापार हो गया, हम मार्केट गए, अपने मार्केट से कुछ खरीद लिए, ये व्यापार हुआ। लेकिन जो सामान हम विदेशी कंट्रीज़ को बेचते हैं, अब्रॉड में जाता है, या फिर बाहर हम बेच रहे हैं, या फिर बाहर से कुछ हम मंगा रहे हैं, तो वो विदेशी व्यापार के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। अब जैसे जब अंग्रेज़ हमारे भारत आए थे 1600 ईस्वी में, तो वो वस्तुओं के व्यापार से संबंधित ही आए थे, वो व्यापारिक मसलों को लेकर आए थे भारत। लेकिन वो आए, धीरे धीरे अपनी वस्तुओं का हमारे मार्केट में लाना शुरू किए, और यहाँ से जो अच्छी वस्तुएं होती थी वो लेकर जाना शुरू किए। वो भी विदेशी व्यापार ही था, लेकिन उनका तो कुछ अलग ही टारगेट बन गया बाद में। फिर जो वस्तुएं हैं वो अगर हमारे इंडिया के बाज़ार में वो प्रोडक्ट बिक रहा है अभी, तो यदि वो अमेरिका या फिर रूस में पहुंच गया, तो वो बाज़ार भी तो चेंज हो गया, दूसरे बाज़ार में भी वस्तुएं पहुंच रही हैं हमारी। तो ये होता है विदेशी व्यापार के अंतर्गत। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। अब जब वस्तुओं का आयात व निर्यात होने लगता है, तो मान लीजिए कोई वस्तु हमें पसंद नहीं आती है, उसे हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वस्तुओं की कमी होगी तो मजबूरन हमें वही लेना पड़ेगा। लेकिन जब बाज़ार में वस्तुएं आयात व निर्यात होने लगेंगी, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि नहीं, ये अच्छा नहीं है तो हम दूसरा भी ले सकते हैं, या फिर इसका रेट कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हम दूसरा भी ले सकते हैं। इस तरह से वस्तुओं के जो आयात व निर्यात से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, विकल्प बढ़ जाते हैं, विकल्प ही विकल्प होते हैं हमारे पास कि ये नहीं सही, दूसरा भी ले सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट है, दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब जो दो बाज़ार है उसमें एक जो वस्तु है उसका मूल्य एक समान ही होने लगता है। मान लीजिए ये मार्केट है, यहाँ पे इस वस्तु का रेट ये है, तो दूसरे मार्केट में भी वही रखेंगे ताकि लोग उसे खरीदे, वरना कहीं कम और ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाले को कोई नहीं लेगा और कम वाले से सब खरीद लेंगे। एंड लास्ट वन पॉइंट इज़ दैट
दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जो दो देश हैं, जो अमेरिका में उत्पादित हो रहा है वस्तु, क्या वो इंडिया वाले जाके ले सकते हैं डायरेक्टली? जो जाएगा वो तो ले लेगा, लेकिन आपस के संपर्क में नहीं आ पाते, या फिर जो इंडिया में है वो इंडिया में आए बिना व्यक्ति कैसे ले सकता है। इसीलिए विदेशी व्यापार का भी ज़रूरत पड़ता है, ताकि वस्तुओं का आयात निर्यात भी ज़रूरी है, वरना इंसान को ही जाना पड़ेगा अमेरिका में अमेरिका की चीज़ों लेने के लिए और इंडिया में इंडिया की चीज़ें लेने के लिए। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर इंडिया में चाइना वाले पार्सल करते हैं, चाइना वाले देते हैं यहाँ पे। तो अब अगर ये सुविधा नहीं होती कि चाइना वाले अपना प्रोडक्ट जो है इंडिया में ला सकते हैं और इंडियंस अपना प्रोडक्ट चाइना में दे सकते हैं, तो लोगों को आना पड़ता ख़रीदने के लिए या फिर जाना पड़ता। इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। जो व्यापार है वो दो देशों के बीच संपर्क स्थापित करता है। दोस्ती का प्रस्ताव आने लगता है व्यापार के वजह से दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच में। व्यापार अवरोधक तथा इनका महत्व। अब व्यापार अवरोधक, व्यापार में रुकावट क्या क्या है और व्यापार का महत्व क्या है। पहला है वे नियम तथा कानून जो देशों के आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं। अब वैसे नियम कानून जो देशों के वस्तुओं के आयात करने पर या निर्यात करने पर रोक लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। दूसरा, सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। अब सरकार की अपनी मर्जी है, या तो वो दूसरा देश यदि वृद्धि करने लगा है हमारे प्रोडक्ट से, तो हो सकता है कि हमारी जो सरकार है वो दूसरे देशों का जो वस्तुएं सप्लाई करने का रूट है या फिर नियम है उसे तोड़कर उल्लंघित कर दे और बंद कर दे वस्तुओं को सप्लाई करना, जो चीज़ें हैं वो नहीं भेजे। तो ये सरकार के हाथों में होता है। और जो बाहर से वस्तुएं हमारे देश में आ रही हैं उसमें कितनी वस्तुएं चाहिए हमें, या फिर कौन सी वस्तुएं चाहिए, किसकी ज़रूरत है और कौन सी वस्तुएं आनी चाहिए या हमारे देश से बाहर जानी चाहिए, इसका निर्णय सरकार लेती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, ये टॉपिक आया है, इसके बारे में जानेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं। अब इतना समझते हैं, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा, जो केंद्र और राज्य सरकार हैं हमारे भारत देश में, उनके द्वारा जो विदेशी निवेश होती हैं, जो विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। अब जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी तो इन्वेस्ट करती हैं भारत में। कुछ कंपनियां जो अभी ग्रोथ कर रही हैं उनका इन्वेस्टमेंट करती है, उनमें खर्च करती हैं ताकि ये कंपनी आगे बढ़ सके। तो उनको आकर्षित करने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहाँ वर्ल्ड लेवल का जो सुविधा होता है, वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं कंपनियों को। अब इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत यही आता है। जो सुविधाएं विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं वो किसी अन्य को भारत द्वारा या किसी देश द्वारा यदि उपलब्ध कराया जाता है तो वो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं। आगे बढ़ते हैं, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। ये VVI क्वेश्चन है और ये सबको मालूम भी होना चाहिए कि भारत में वैश्वीकरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है या किस प्रकार से भारत वैश्वीकरण से प्रभावित हुआ है। पहला पॉइंट है, स्थानीय व विदेशी उत्पादों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को लाभ हुआ है।
जो स्थानीय और विदेशी प्रोडक्ट हैं उनके बीच जो बहुत ही अच्छी खासी संपर्क बन चुकी है, प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, इसीलिए जो यूज़ करने वाले हैं जैसे हम आम जनता, उन्हें बहुत लाभ हुआ है। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं। जो हम यूजर्स हैं, उपभोक्ता यूजर्स जैसे आम जनता हो गया या फिर जो भी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो उसे उपभोक्ता कहेंगे हम, तो उनके पास और अधिक ऑप्शंस आ गए हैं कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं ही लूँगा, दूसरा तो मुझे मिल जाएगा। या फिर अनकंफर्टेबल है, रेट है, कुछ भी हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के ज़माने में। हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, इसके लिए सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस ही ऑप्शंस पड़े हुए हैं। और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। अभी मैंने बताया रेट का अनकंफर्टेबल लगे या फिर कुछ भी हो, हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज के ज़माने में बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है। तीसरा पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशी हैं, वो सब निवेश कर रहे हैं हमारे भारत के लिए। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। जो उद्योग हैं और सेवाएं हैं उनमें अलग अलग तरह से रोजगार की उपलब्धि दिखाई दे रही है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। ये पॉइंट क्या कहता है, शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। जो कंपनियां भारतीय कंपनियां हैं वो प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं और इन कंपनियों में जो नए नए नवीनतम से नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में वृद्धि हो रहा है और उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी ऊंचा उठ चुका है पहले कुछ सालों से, अभी तो हाल में बहुत अच्छा खासा हो चुका है। बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। जो ये वैश्वीकरण है उसने भारत की बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाने में काफ़ी सहायता दी है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से हमारे भारतीय कंपनियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अस्तित्व में आ रही हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज सेवा प्रदाता कंपनियां विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। जो सूचना प्रौद्योगिकी हैं, जो संचार करती हैं, सूचना प्रौद्योगिकी है, इन सभी कंपनियों में काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। हालांकि अभी भारत काफ़ी वृद्धि कर रहा है, अभी विकसित हो रहा है और हमें उम्मीद है कि भारत जल्द ही एक बहुत बड़े विकसित राष्ट्र के अस्तित्व में उभर कर आएगा। तब तक के लिए अलविदा। फिर लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।